हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ का मुझे बता दीजिए। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट मेंटल हेल्थ के हवाले से? जी, लास्ट क्या पढ़ा जा रहा था? मुझे थोड़ा सा बताएं। फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा, द थिंग इज, आई होप आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज भी आई थिंक हमारा एक टेस्ट है ना? आज भी है ना टेस्ट हमारा? फूड डिसऑर्डर नहीं है भाई, ईटिंग डिसऑर्डर है। हाँ, ग्रीफ एंड लॉस का टेस्ट है यार, पढ़ा करो तुम लोग। क्लास में से मुझे 10-15 लोग पढ़ते हुए, थोड़ा बहुत, वो भी बड़ी हल्की आंच पे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ, सो प्लीज स्टडी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ा था हमने ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर? कहाँ तक पहुंच गए थे, क्या पढ़ लिया था? आई एम अपलोडिंग द प्रेजेंटेशन। और मुझे ये बताएं कि आपकी जो लास्ट क्लास है आज कौन सी है? मतलब 6 से 7 में कौन सी क्लास है आपकी? जी। जी क्लास, लास्ट क्लास कौन सी है जी आपकी? कंप्यूटर की क्लास है? अच्छा जी, होती है कितने बजे तक ख़त्म हो जाती है? कोई मुझे बता सकते हो आप लोग कि कितने बजे तक वो ख़त्म हो जाती है क्लास, ताकि मैं आपका वो फिर जो टेस्ट है उस हिसाब से प्लान करूं। जी, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट वाला पढ़ना है आज? ठीक है जी, बिल्कुल। 33 डिसऑर्डर जेल में पढ़ लिए थे, बिल्कुल। ठीक है जी, कंप्यूटर 7 बजे ख़त्म होती है। चलें, मतलब देख लीजिएगा, 7 बजे फिर मैं आप लोगों का टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी, तो 7 बजे हम फिर टेस्ट जो है ना वो ले लेंगे। एनी हाउ, हाँ जी। सो हमने अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पढ़ना था कि डिफरेंट डिसऑर्डर में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो क्या दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये 2 आवर्स की क्लास होगी आज, इंशाल्लाह ताला। यार पढ़ा करो आप लोग हैं।
12 लोग आए हैं ग्रुप में, ज़रा टेक्स्ट करें, बाकी लोगों को भी कहें कि ज्वाइन करें। हाँ जी, तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हम यहाँ से अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई। और बाकी सब सब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ ख़त्म हुए सब्जेक्ट्स, क्या सीन है? क्योंकि हाँ जी, जी जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो है वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। सर गाला डिनर नहीं होना इस दफ़ा क्या? वही कॉलेज बता सकता है गाला डिनर होना कि नहीं होना। हो भी सकता है क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक कॉन्फ्रेंस प्लान है नेक्स्ट मंथ में फरवरी के अंदर। तो इन केस चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं और लॉकडाउन ओपन होते हैं तो आई गेस थिंग्स विल गेट बेटर। एनी हाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो है ना थोड़ा सा जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को ये ख़त्म करवाऊंगा एंड आफ्टर दैट सोच लें आप लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें जो हमारे रह गए हैं, तो आप लोग बताइएगा। शायद आप लोगों की मान लूँ या फिर देखते हैं कि और हम आगे क्या पढ़ सकते हैं, फिर हम वो स्टार्ट कर लेंगे डेफिनेटली। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं इसके अंदर। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं बहुत सारी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, डाइट के लिहाज से मसले होते हैं। तो उस पेशेंट के लिए सबसे जो बेटर थिंग होती है वो ये होती है भाई, बेटर थिंग होती है वो ये होती है कि उसको साइकेट्रिस्ट भी देखे, एक डाइटिशियन भी देखे और साथ में एक मेडिकल स्पेशलिस्ट भी उसको देखे। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने के अंदर क्या किया जाता है, कब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए? जब उसका वेट बहुत ही कम हो जाए, मतलब उसका आइडियल वेट 100 kg होना चाहिए लेकिन उसका वेट 60 kg है, बहुत कम वेट है। सीवियरली डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म हो उसका, और सीवियर बिंजिंग और पर्जिंग हो। बिंजिंग और पर्जिंग आई होप मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिंजिंग एंड पर्जिंग? साइकोसिस के साइन हो कि उसे कोई डिल्यूजन्स या फिर उसे कोई हेल्यूसिनेशंस वगैरह होती हैं, सीवियर डिप्रेशन या फिर रिस्क ऑफ सुसाइड हो पेशेंट के अंदर, या फैमिली क्राइसिस में हो, उसका टेक केयर ना कर रही हो, तो उस सूरत के अंदर हम फिर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, पेशेंट को एडमिट करते हैं। सो अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि बिंजिंग और पर्जिंग में क्या फ़र्क होता है? हरी अप। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूट्रिशनल कंसर्न्स की तरफ। तो क्लाइंट को टीच द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग के प्रिंसिपल्स क्लाइंट को टीच करें। और इम्प्रूविंग डिसऑर्डर्स ईटिंग बिहेवियर, और उसका जो डिसऑर्डर्ड ईटिंग बिहेवियर्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, बिंज ईटिंग, पर्जिंग या बिल्कुल भी खाना ना खाना। फॉर्मिंग अ न्यूट्रिशन प्लान फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्लान बनाया जाता है, उसकी कैलोरीज को रख के बैलेंस डाइट देने की कोशिश की जाती है। पर्जिंग खा के निकालना, ठीक है जी। मारिया, तुफैल, फरहीन एंड रूहील का आंसर आया मेरे पास अभी। वेट एंड फूड इनटेक्स आर क्लोजली मॉनिटर्ड, हम मॉनिटर करते हैं, पेशेंट को मॉनिटर करने नहीं दिया जाता, वेट उसको बार बार देखने नहीं दिया जाता। हम मॉनिटर करते हैं कि क्या पेशेंट वेट गेन कर रहा है या नहीं कर रहा। पेरेंटल कंसर्न्स हैं मोस्टली हमने देखा था कि जनाब जो पेशेंट होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के, वो अडल्ट्स होते हैं, अर्ली अडल्टहुड के लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं। तो पेरेंट्स को जो है उसके अंदर लाजमी इन्वॉल्व करना होता है, तो टीच चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज। तो बच्चों को ताकि बचाया जा सके ईटिंग डिसऑर्डर से, तो पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को सिखाएं कि हेल्दी ईटिंग क्या होती है, हेल्दी एक्सरसाइज क्या होती है।
अवॉइड यूजिंग फूड एज पनिशमेंट और रिवार्ड। तो जब ये चीज़ें की जाती हैं ना, खाने को एज अ सोर्स ऑफ पनिशमेंट या रिवार्ड इस्तेमाल किया जाता है कि तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये चीज़ खिलाई जाएगी और अच्छा तुम्हें खाना मिलेगा। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना वो इंस्टिल करने का वो बनती हैं, वजह बनती है। इंस्टिलिंग हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज हैबिट्स बाय एग्जांपल। सो खुद रोल मॉडल, बीइंग अ गुड रोल मॉडल बाय प्रमोटिंग हेल्दी हेल्दी बॉडी इमेज। तो खुद बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, खुद हेल्दी डाइट खाएं, खुद हेल्दी एक्सरसाइज करें, तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। encouraging children or teens who wish to diet to talk to a healthcare professional about healthy strategies to lose weight। सो डाइट करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि कुछ ना खाना। डाइट इज़ अबाउट एक ख़ास डाइट प्लान, न्यूट्रिशनल प्लान फॉलो करना और उससे वेट लॉस करना। तो वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल या किसी डाइटिशियन से मिलके करना चाहिए, खुद से अपने ऊपर इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये था एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए। अब आ जाते हैं बुलिमिया नर्वोसा के लिए क्या करना चाहिए। इसमें भी पेरेंटल कंसर्न्स हैं कुछ। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल है कि पर्जिंग के लिए कौन कौन से मीन मोस्टली इस्तेमाल करते हैं जी ईटिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स। हरी अप। ठीक है जी, लेक्सेटिव्स। अच्छा जी, डायूरेटिक्स, एक्सेसिव वॉमिटिंग, ऑल राइट, एक्सरसाइज, ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है जी। अब आते हैं बुलिमिया नर्वोजा की तरफ। तो पेरेंटल कंसर्न्स क्या होंगे बुलिमिया नर्वोजा को अगर देखा जाए तो इसमें क्या करना है, पेरेंट्स को इसमें भी टीच करना है। अगेन ये डिसऑर्डर्स जो हैं ये अर्ली एडल्टहुड के अंदर पाए जाते हैं, स्टार्ट होते हैं। आस्क चाइल्ड व्हाट यू कैन डू टू हेल्प देम। ठीक है, अगर कोई बच्चे को आप करते हैं इस तरह से, देखते हैं कि वो खाने के दरमियान में बार बार उठ के वॉशरूम जा रहा है, वॉमिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना एक उससे ज़्यादा खा रहा है जितना उसको खाना चाहिए, तो देखें कि कोई स्ट्रेसर वगैरह तो नहीं है बच्चे की लाइफ में जिसको आप दूर करें। और मैंने आपको बताया था कि मोस्टली ये जो चीज़ें हैं ना ये की जाती हैं इसलिए क्योंकि इंसान जो इमोशनल क्राइसिस हैं उनसे नहीं लड़ पा रहा होता, या स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए खाने की मदद ली जाती है। तो मेक श्योर दैट सर्टेन ट्रिगर फूड आरंट इन द हाउस। तो वो कुछ फूड्स होती हैं जो कि ट्रिगर करती हैं उनके अंदर पर्जिंग को, सॉरी बिंज ईटिंग को, बहुत ज़्यादा खाने को। कोई उनकी बड़ी पसंदीदा फूड्स होती हैं तो वो फिर वो सारे के सारी चीज़ें खा जाते हैं। तो वो चीज़ें घर में ना हों तो दैट्स बेटर। और इसके बाद है जी, वुड टीन लाइक इट यू प्लान्ड फैमिली
हाँ जी, सॉरी, मेरा इंटरनेट ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो रेगुलर मील टाइम्स इनके लिए करने चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि अगर सुबह किसी ने खाना खाया है और दरमियान में नाश्ता किया और उसके दरमियान में कुछ नहीं खाया, तो एकदम से जब एंड ऑफ द डे आएगा और रात को आप उसे खाना देंगे तो देर आर मोर चांसेस कि वो बिंज ईट कर जाए या ज़्यादा खा जाए खाना। ठीक है, लेकिन अगर यही इस तरह से हो कि रेगुलर मील टाइम्स के ऊपर खाना दिया जाए, तो फिर जो है ना प्रॉब्लम्स नहीं जो है ना होंगी उसे। राइट जी। चलें। और लेट एडोलिसेंट नो एनी कंसर्न यू हैव बट ट्राई टू डू सो विदाउट प्लेसिंग ब्लेम। ठीक है, तो मोस्टली हम बच्चों के साथ क्या करते हैं कि उनको इस तरह की बातें करते हैं कि यार तुम्हारी तो आदतें ख़राब हैं या तुम में मसला है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए। उससे एक तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं, बच्चों की पर्सनैलिटी ठीक से डेवलप नहीं होती। दूसरा, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होती है वो एग्रीवेट कर जाती है उनके अंदर। सो नेक्स्ट वी हैव, जी, सो नेक्स्ट वी हैव लाइट थेरेपी एक्सपोजर। देखा गया है कि अगर इनको आर्टिफिशियल लाइट या फिर ब्राइट लाइट के से एक्सपोज किया जाए तो बुलिमिया के एपिसोड्स या बिंज ईटिंग पर्जिंग के एपिसोड्स कम हो जाते हैं। मोस्टली डार्कनेस के अंदर ये ज़्यादा ट्रिगर होता है, ये जो बुलिमिया नर्वोजा है। Next, massage therapy. Massage also, some feel that massage may prove helpful, putting people in touch with the reality or their own bodies and correcting misconception of the body image. तो मसाज भी जो है ना हेल्प करता है हमें, स्ट्रेस को भी लोअर करता है। दूसरा, हमें अपनी बॉडी की रियलाइजेशन करवाता है। सो नेक्स्ट था बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें कोई बंदा बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ओबीज होते हैं ये लोग, लेकिन पर्ज नहीं करते हैं। सो द गोल फॉर ट्रीटमेंट फॉर बिंज ईटर्स इज़ टू रिड्यूस ईटिंग बिंज, के बिंजिंग का जो एपिसोड्स है उनको कम किया जाए, उनकी इमोशनल वेलबींग को बेहतर किया जाए, और वैन नेसेसरी अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं वो तो उनका वेट लॉस करवाया जाए। हाँ, सो देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। साइकोथेरेपी की जाती है, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, बिहेवियरल वेट लॉस प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज जो है ना उनके लिए की जाती हैं। डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी है। डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी बेसिकली क्या होती है कि इसके अंदर एक कम्बिनेशन होता है, सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं इसके अंदर, और लाइफ के डिफरेंट स्ट्रेसर्स को कम करने की जो है वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी, मतलब एक जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए, उनकी एक जो है कम्युनिकेशन चीज़ों को अच्छा करने के लिए जो है ना ये किया जाता है। नेक्स्ट, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें उनकी अपने बारे में सोच और चीज़ों को लेकर जो उनकी जो कोग्निटिव है, थिंकिंग है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, मेडिसिन फॉर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर एंटी कन्वल्सेंट्स, जिसमें टोपिरामीट शामिल है, एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन सिबोट्रामीन, और एंटी डिप्रेसेंट्स जो है ना ये इनके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। डाइटिंग को अवॉइड करें, ब्रेकफास्ट लाजमी करें अगर ईटिंग डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं। डोंट स्टॉक अप, घर के अंदर खाने पीने की चीज़ों को स्टॉक नहीं करें, फ्रेश चीज़ें खाएं। स्टॉक करेंगे तो आपका फिर ये होगा कि उनको ज़्यादा खाने को दिल करेगा। गेट द राइट न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट लें। स्टे कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। ठीक है, हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इसलिए आजकल हैं कि वी आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। एक घर में रहते हुए भी हमारे वाईफाई कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हम फैमिली से कनेक्टेड नहीं होते, जो कि फिर लोनलीनेस। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं जी? डायलेक्टल बता दें। अच्छा, डायलेक्टल में दोबारा, डायलेक्टल जो है ना मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये वाली स्लाइड ख़त्म करके। अच्छा जी, सो मैं आपको बता रहा था, हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं हैं सोशली, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम शॉपिंग्स में बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया करते हैं, हम चीज़ों को बाहर से खाते हैं जाके, या फिर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं जस्ट एक कनेक्टेड ना रहने की वजह से, उस खला को फिल करने के लिए। बाज़ आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम बहुत सारी शॉपिंग कर आते हैं और जब देखते हैं तो हमें फ़ील होता है कि यार इन चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं थी जो हम ले आए हैं। इसी तरह खाने पीने के भी मामले हैं, वो भी इसी तरह चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ईज़ अप ऑन, लाइफ को ईज़ी करें, स्ट्रेसर्स को दूर करें, आइडेंटिफाई सिचुएशन दैट में ट्रिगर। देखें कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा खाने पे या बिंज ईटिंग करने पे, पर्जिंग पे मजबूर कर सकती हैं। पॉजिटिव रोल मॉडल्स को लें,
हीरो हीरोइंस रोल मॉडल नहीं है, अपने इर्द गिर्द अच्छे रोल मॉडल्स ढूंढें, ट्राई टू फाइंड समवन हु कैन बी पार्टनर, और अच्छे दोस्त, अच्छे फैमिली पार्टनर्स और इस तरह की चीज़ें ढूंढें। गेट एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखें। ठीक है जी। अच्छा जी, डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी बेसिकली क्या है? इसमें प्रेजेंट में रहना सिखाया जाता है, इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया जाता है, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना सिखाया जाता है, स्ट्रेस को कोप करना सिखाया जाता है, और एक मैंने आपको बताया था सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं, हाँ, कि किस तरह लोगों के साथ रहना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डिसीजन मेक करने हैं। तो ये बेसिकली डायलेक्टल बिहेवियरल अप्रोच होती है। ठीक है जी। जी, तो दिस इज़ अवर लास्ट स्लाइड। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद जनाब हम अपना जो है ना नेक्स्ट जो है चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सो ये पढ़ लें और मुझे फिर बता दें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वी आर डन विद द ईटिंग डिसऑर्डर्स। देखिएगा अपनी बुक के अंदर कि कौन सा चैप्टर है, प्लीज़ इसको रीड आउट कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला इसका भी जो है ना मैं आपका टेस्ट जो है ना वो मैं प्लान कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका भी टेस्ट प्लान कर लेते हैं। वही जो टेस्ट शेड्यूल चल रहा है उसके साथ ही मैं कहीं पे आगे ऐड कर दूंगा इसे, और फिर हम इसका भी टेस्ट रख लेंगे। और प्लीज़ अब आप लोग जो है ना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें चीज़ों के साथ साथ। टेस्ट जो है वो 7 बजे होगा। हाँ जी, इसको पढ़ें फिर मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है जो भी है वो अपलोड करता हूँ अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट मैंने आपको क्या पढ़ाना है, आप भी सुजेस्ट कर सकते हैं क्या पढ़ना चाहिए। जी, डायलेक्टल अप्रोच बता तो दी है मैंने, नहीं बताई डायलेक्टल अप्रोच अभी शेयर किया। चलें 6:45 बजे ले लेते हैं भाई। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा फौजिया ने बताया। तो नाइट है तो भाई कोई मसला नहीं है, आप 15 से 20 मिनट का टेस्ट है, वो टेस्ट लें। चलें 6:45 बजे कर लेते हैं टेस्ट, डोंट वरी। लेकिन आपकी क्लास हो रही होगी ना उस वक्त, मसला ये है। 6:45 बजे ऑनलाइन कर दूंगा, लेकिन अब फिर क्या यार, आप लोगों की क्लास चल रही होगी उस वक्त। नहीं हो, मैं देखता हूँ क्या करना है। हाँ, नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि क्या स्टार्ट किया जाए, क्या स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़ाया जाए जी। अच्छा जी चले। टेस्ट फिर यार 6:45 बजे कोई मैं कर दूंगा आपका अपलोड, अब और क्या कर सकता हूँ मैं। एडिक्शन। जी जी, एडिक्शन। सर प्लीज 6:30 पे। हाँ जी, कह तो रहा हूँ कि 6:40 तक कर दूंगा ऑनलाइन। खाना भी खाना है, खाना टेस्ट से बहुत ज़रूरी है, क्या बात है। जी चलें। सो एडिक्शन जो है ना वो इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा बाद में करते हैं।
क्योंकि वो थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, उसमें काफ़ी सारी ड्रग्स आ जाती हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम एडिक्शन जो है ना वो साथ में स्टार्ट कर लें, मतलब कुछ इस तरह करें कि जैसे फ्राइडे के 2 लेक्चर्स हैं तो वो हम दूसरे डिसऑर्डर में लेके चलें, और जो हमारा वीक में ट्यूसडे को जो एक लेक्चर होता है तो उसमें जो है हम ऐसा कर लेंगे कि हाँ, उसमें हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि जो वो है एडिक्शन वाला है वो हम एक एक लेक्चर उसमें लेके चलेंगे, मतलब दोनों चीज़ों को साथ साथ थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। उससे ये होगा एडिक्शन आप आराम से जो है ना कवर कर जाओगे। अदरवाइज एडिक्शन का चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, उसमें मतलब काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जिनको हमें जो है ना वो देखना पड़ेगा। तो अभी हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। और ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, इसका नाम है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वाइवा में बहुत सवाल आते हैं, ठीक है जी। पास पेपर्स के अंदर बहुत सवाल आते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में से। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे मुश्किल से डायग्नोज होने वाला डिसऑर्डर और सबसे मुश्किल से ट्रीट होने वाला डिसऑर्डर जो है ना वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और सबसे मुश्किल से याद होने वाला डिसऑर्डर भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये याद करना भी बड़ा मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली ये होता है कि मिक्सअप हो जाती हैं इनके सिम्टम्स और इनके करेक्टरिस्टिक्स आपस में। तो इनको याद रखने का एक तरीका है, इनको याद रखने का तरीका ये है कि आप एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई बंदा सोच लें कि यार ये खसूसियात एक ख़ास बंदे में पाई जाती हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग पाए जाते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई खसूसियत पाई जाती है इस तरह की। तो याद रख लें कि यार ये फ़लानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ना वो फ़लाना बंदा है। आपस में डिस्कस नहीं करना, और ना ही आपने उस बंदे को जाके कहना है कि भाई तुम्हें ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वरना मारेगा वो। तो करना ये है आपने कि आप उसको रिलेट कर सकते हैं उस बंदे के साथ कि यार ये फ़लाना बंदा है, तो इसके अंदर ये सिम्टम्स पाई जाती हैं। तो आप इस तरह से जब अपने आसपास लोगों के ऊपर इसको फिट करके याद कर लेंगे, तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजीली उस बंदे को सामने लाते हुए वो करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो याद कर सकेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की करेक्टरिस्टिक्स और डिटेल्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। सो लिहाजा इसको आपने इस तरह से याद करना है। एंड अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा भाई, 4:32 हुए हैं, सो नमाज़ पढ़ लेते हैं हम लोग असर की। अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट की है तो उस वक़्त आप लोगों की अज़ान हो रही थी हमारे पास। तो ऐसा करते हैं कि 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट ब्रेक है जी। 4:32 से लेके 4:37 तक ब्रेक है, नमाज़ पढ़ें। मैं भी बस 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के मैं आप लोगों के पास वापस आता हूँ। फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना हम इसको आगे लेके चलते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। बड़े मज़े के डिसऑर्डर है, ठीक है जी। चलें जी, ऑल राइट देन। 5 मिनट की ब्रेक है।
जी क्लास, अब बताएं, अब आपको आवाज आ रही है ठीक से? जी। चलें, गुड हो गया। चलें, अटेंडेंस लगा लें और अब हम जो है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको नमाज ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल। क्या बताया कि लोग ढूंढ लेने हैं आपने कि किसके अंदर कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जाता है, तो आप फिर उस तरह से आप इसको याद रख सकेंगे, राइट? सो पर्सनैलिटी होती क्या है जी? आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट्स पर्सनैलिटी? जी, कमेंट करें, पर्सनैलिटी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पर्सन, और कोई? जी, पर्सनैलिटी क्या होती है जी? ठीक है, तो पर्सनैलिटी सेट ऑफ ट्रेट्स होता है। हाँ, मतलब आप एक बंदे को कहते हैं कि यार इसकी जो है ना बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, इसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, तो एक सेट ऑफ ट्रेट्स होता है जो कि एक पर्सनैलिटी है। जो नॉर्मल सी डेफिनेशन है, इनग्रेन्ड इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ बिहेविंग एंड रिलेटिंग टू सेल्फ, अदर्स, एनवायरनमेंट। कि इनग्रेन्ड इंड्यूरिंग पैटर्न्स मतलब वो इंसान के अंदर बड़ी मजबूती से हमारी करेक्टरिस्टिक्स ने ना जड़ें पकड़ी होती हैं। पर्सनैलिटी को चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ख़ास सर्कमस्टांसिस के अंदर एक ख़ास पर्सनैलिटी एक ख़ास तरीके से बिहेव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इशारा लगा हुआ है, ठीक है, वो ग्रीन से जो है वो रेड हो रहा है इशारा, सिग्नल। एक बंदा होगा, वो सिग्नल पे जाएगा और इधर उधर देखेगा और सीधा निकल जाएगा आगे कि भाई। एक बंदा होगा इधर उधर भी देखेगा, सीधे ही निकल जाएगा, और एक बंदा होगा कि वो जैसे ही रेड होगा वो रुक जाएगा वहां पे ना। तो ये तीन डिफरेंट पर्सनैलिटीज ने एक एक ही सिचुएशन के अंदर डिफरेंट तरीके से बिहेव किया है। तो ये जो बिहेवियर है सिग्नल के ऊपर, यही बिहेवियर उसका ऑफिस में भी होगा इन लोगों का। यही बिहेवियर इनका, मतलब अगर वो पढ़ते हैं कहीं पे तो उनका क्लास में भी होगा। यही बिहेवियर उनका अपनी फैमिली के साथ, तो ये हर जगह पे होगा। और फैमिली जो है, सॉरी, ये जो पर्सनैलिटी है ये मोस्टली बचपन में डेवलप होना स्टार्ट होती है। ये ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह के हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जिस तरह के हमारा घर का माहौल होता है, और जिस तरह से भी हमारी इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द होती है, हमारी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंगली शेप होती जाती है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आती हैं? परसेप्शंस, एटीट्यूड और इमोशंस। ठीक है, ये भी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। यूजली नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ ऑन पर्सनैलिटी। हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में खुद अच्छे जज नहीं हो सकते। वो तो एक क्रिमिनल जो है ना, क्रिमिनल जो लोगों को मर्डर करता है, वो भी यही समझता है कि वो बहुत अच्छा है। वो शायद समझता होगा कि यार अगर मैं किसी से ऑर्डर लेता हूँ किसी को किल करने का, एटलीस्ट मैं किसी को मदद कर रहा हूँ और ये तो मेरा प्रोफेशन है। सो दिस इज द थिंग, हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से जज नहीं कर सकते। तो इसलिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स अब क्या होते हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर ट्रेट इनफ्लेक्सिबल एंड माल एडेप्टिव। ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाना, ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान के अंदर डेवलप हो जाना जो कि इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, इंसान उनके ऊपर रिजिड हो जाए, और मेल एडेप्टिव हो। मतलब जो कि एक खास सिचुएशन के अंदर एक मेजोरिटी ऑफ लोगों को वो ठीक ना लगे कि यार इस बंदे ने ठीक बिहेव नहीं किया इस जगह पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सिग्नल पे वो जो बंदा इधर उधर देखे बगैर सीधा निकल गया या जिसने सिग्नल तोड़ दिया, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो मेल एडेप्टिव है। जो भी उसको देखेगा उस सिनेरियो के अंदर वो उसको गलत ही कहेगा ना।
दैट कैन कॉज एक्सीडेंट टू समबडी, ठीक है ना, या फिर वो ट्रैफिक के रुकने का, वहां पे ट्रैफिक जैम का बायस बन सकता है ना। दैट विल सिग्निफिकेंट इंटरफेयर विद फंक्शनिंग और कॉज ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। उसके उस पर्सनैलिटी की वजह से बहुत सारे लोगों को उससे मसला होता है, या उस बंदे को बहुत सारे लोगों से मसला होता है, उसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों से रिलेशन नहीं बना सकता, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं प्रॉपरली कर सकता। हमारा जो माइंड है ना, ये बड़ी एक खुद गर्ज चीज़ है। आपने कभी देखा है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है या सर को चोट लगने लगती है, तो सबसे पहले हाथ जो है ना वो दिमाग। सो जो हमारा माइंड है वो अपनी पर्सनैलिटी को भी जो है ना बड़ा परफेक्ट सोचता है कि यार मैं सबसे सुपीरियर हूँ, बाकी दुनिया जो है ना वो मेरे जैसी नहीं है। इसीलिए लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलता, और लोग अपनी पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते। मोस्टली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं जिनका पता चलता है, या तो वो किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट करते हैं, और साथ में उनका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी डायग्नोज हो जाता है, या फिर कोई क्रिमिनल्स वगैरह जो हैं वो साइकोलॉजिकल एवेल्युएशंस के लिए आते हैं, तो वहाँ भी उनका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज हो जाता है। क्योंकि ये बचपन से पर्सनैलिटी डेवलप हुई होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप हुई होती हैं, तो इसको ट्रीट करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनको डायग्नोज करना और ट्रीट करना दोनों बड़े मुश्किल काम है। हाँ जी, यहाँ तक अगर कुछ सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर जनाब आगे चलते हैं हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से। जी, एनी क्वेश्चन? क्लियर है? राइट, चलें। सो माल एडेप्टिव और डिसफंक्शनल पर्सनैलिटी ट्रेट्स आखिर हो क्या सकती हैं? हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ट्रेट्स होती हैं जो कि इनफ्लेक्सिबल होती हैं और मेल एडेप्टिव होती हैं। अब मोस्टली ये ट्रेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ये हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1, नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड अदर्स। इंसान को ठीक लगता है कि नहीं मैं लोगों के साथ ठीक कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया है ही बुरी, हाँ, लेकिन दैट इज नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड अदर्स। एंगर एंड हॉस्टिलिटी, ठीक है, कई जगहों पे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन अगर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इरिटेबल और लिबाइल मूड, के मूड हमेशा ही जो है ना ऑफ रहता है, ठीक है, या फिर मूड छोटी छोटी चीज़ों से कभी खुश हो जाता है बंदा और छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा आ जाता है या मूड सैड हो जाता है। सो दिस इज आल्सो अ मेल एडेप्टिव ट्रेट। लैक ऑफ गिल्ट, रिमोर्स और इमोशनली कोल्ड एंड अनकेयरिंग। कोई बंदा है वो गलत काम करता है और उसको गिल्टी फील ही नहीं होता, वो बड़ा कोल्ड हार्टेड इंसान है, उसको रहम नहीं आता लोगों के ऊपर, ठीक है, या इमोशनली बिल्कुल कोल्ड है, किसी इमोशन का वो जवाब ही नहीं देता, और अनकेयरिंग है। तो ये चीज़ें जो है ना ये अच्छी नहीं है, दीज आर नॉट अ गुड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये ट्रेट्स उन लोगों में पाई जाती हैं जिनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। अगली चीज है जी इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव तो मैंने आपको कई दफा बताया हुआ है, इम्पल्सिव का मतलब है कि जो माइंड में आए वो कर गुजरना। मुझे गुस्सा आया है, मैंने किसी को थप्पड़ मारना है तो मैंने मार दिया, मैंने नहीं देखा कि वो कौन है, यहाँ पे मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जजमेंट, ठीक है, लोगों के मतलब अ, लोगों को बुरे तरीके से जज करना, पुअर जजमेंट होनी, मतलब चीज़ों को लेके फैसले ठीक से ना करना। आगे है जी इररिस्पॉन्सिबल। एक नॉर्मल पर्सन को अपनी चीज़ों से लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो ये दिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बैड पर्सनैलिटी ट्रेट। अपने किए हुई चीज़ों के लिए अपने आप को अकाउंटेबल ना ठहराना, जिम्मेदारी ना लेना चीज़ों की, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग होना, ठीक है, दिस इज आल्सो नॉट अ गुड थिंग। और ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं वो। थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, ठीक है। मिसट्रस्ट, दुनिया ट्रस्ट पे चलती है तक, लेकिन वो लोग जो किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, सो दिस इज आल्सो अ मेल एडेप्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट, राइट। एग्जिबिशनिज्म,
बहुत ही ज़्यादा नुमाइशी होना, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास आईफ़ोन है, तो मेरे पास रोलेक्स की घड़ी है और मेरे पास ये है, वो है। तो ये भी एक मैल एडेप्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट है। डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट नहीं होना। एक इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने फैसलों में और मतलब एवरीथिंग, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। कुछ हम आप लोगों ने भी आस-पास देखे होंगे, वो जो फलाने बंदे के बगैर मैंने शॉपिंग पे नहीं जाना, फलाने बंदे के बगैर मैंने ये काम नहीं करना। तो दिस इज़ डिपेंडेंसी। तो ये भी अच्छी पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का बायस बनती है। एक्सेंट्रिक परसेप्शंस, बड़ी ऑड किस्म की, अजीबो-गरीब किस्म की परसेप्शंस और थिंकिंग्स होना। तो ये भी जो है बेसिकली किस चीज़ में आता है? मैल एडेप्टिव और डिसफंक्शनल पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर आ जाता है जनाब। अच्छा जी, सो अब आ जाते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की तरफ कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बेसिकली होते कौन कौन से। सो कुछ 12-13 किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट खसूसियात की बुनियाद के ऊपर जो है ना, हमने डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है ना उनको नाम दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बता दूं। सो अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बेसिकली हैं कौन कौन से। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। क्लस्टर्स का क्या मतलब है कि 3 जगहों पे उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। हाँ, क्यों की गई क्लासिफिकेशन? क्योंकि इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के ट्रेट्स कुछ आपस में मिलते हैं, इसलिए उनको ग्रुपिंग कर दी गई कि इस तरह की ट्रेट वाले लोग जो हैं वो इस पर्सनैलिटी इस क्लस्टर में पाए जाएंगे, इस तरह की ट्रेट्स वाले इस क्लस्टर में पाए जाएंगे। सो वी हैव 3 क्लस्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर ए, बी और सी। और इन्हीं क्लस्टर्स के अंदर फर्दर को 3-3, 4-4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। सो वी हैव क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के लिए, ये आप देख रहे हैं दिस इज क्लस्टर ए, ठीक है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीनों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इनके अंदर कुछ चीज़ें एक जैसी पाई जाती हैं, जैसा कि दे अपीयर ऑड एंड एक्सेंट्रिक। ये इनके अंदर कॉमन है, ये इन तीनों के अंदर पाया जाता है। तो इन केस एग्जाम्स के अंदर आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है और आपको याद नहीं आ रहा कि इसमें क्या होता है, तो अगर आपने क्लस्टर याद किया हुआ तो थोड़ा बहुत आप उसके अंदर ये चीज लिख सकते हैं कि दे आर ऑड एंड एक्सेंट्रिक, ठीक है। सो सबसे पहले क्लस्टर ए है, देन वी कैन सी देयर इज क्लस्टर बी, उसके अंदर 4 डिसऑर्डर हैं। देन वी हैव क्लस्टर सी, उसके अंदर फिर 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। और उसके बाद कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर 2 डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो क्लस्टर ए में आ जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर पास पेपर्स उठा के देखेंगे तो बार क्लस्टर्स के बारे में सवाल आया हुआ है, या फिर ये आया हुआ है कि फलाना डिसऑर्डर जो है वो कौन से क्लस्टर में पाया जाता है, या फिर इसमें एमसीक्यूज आए हुए हैं कि जी जो ये वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये कौन से क्लस्टर में पाया जाता है। तो इसलिए इनको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है और मैं चाहता हूँ कि ड्यूरिंग टीचिंग, अभी पढ़ाते पढ़ाते ये हम याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, राइट। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर हमने याद करनी है वो है जी क्लस्टर है, क्लस्टर ए। और इसकी खसूसियात क्या है? नंबर 1, whose behavior appears odd and eccentric, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 1 and 2। ऑड एंड एक्सेंट्रिक होते हैं ये लोग, ठीक है जी। अब इसमें 3 डिसऑर्डर्स आ जाते हैं 1, 2 एंड 3। और इनको याद कैसे करना है? इनके निमोनिक्स बना लें, पी एस एस। सो जो क्लस्टर ए है उसके अंदर पी एस एस होता है। पी से क्या है? पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंड एस से सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 3 वर्ड्स याद करने हैं भाई, ये देखें, आगे उनके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लगा देना है। सो दिस इज वेरी इजी। 5 बजे वाला लॉगिन अभी नहीं करेंगे, ये वाली स्लाइड पढ़ा दूं, 3 मिनट्स तक कर लेते हैं 5 बजे वाला लॉगिन, ठीक है। सो वी हैव क्लस्टर ए। तो क्लस्टर ए की जो खसूसियत है वो ऑड एंड एक्सेंट्रिक होते हैं। इसके अंदर 3 डिसऑर्डर्स आते हैं, पी एस एस से याद रखना है, पैरानोइड, शीजोइड और शीजोटाइपल, ठीक है जी। सो हियर वी आर डन विद द क्लस्टर ए। इसको जरा आप लोग याद कर लें। तो मैं इस वाले सेशन को एंड करता हूं और फिर आप लोग ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट सेशन, 5 बजे वाला सेशन अब आप लोग ज्वाइन कर लें। मैं इसको एंड करने लगा हूं, फिर वहां पे हम क्लस्टर बी को लेके चलते हैं। लेकिन मीनवाइल आप लोग अपनी अगर बुक्स खोली हुई हैं तो उसके अंदर प्लीज इसको याद कर लें
क्योंकि मैं नेक्स्ट आपसे लिखवाऊंगा कि साथ साथ याद करते जाएं, आप लोगों के ऊपर बर्डन ना रहे, टेस्ट की तैयारी भी करें और साथ साथ बुक रखा करें और याद करते जाएं। इसको मैं एंड करता हूँ, नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं।